हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आपका साइंस का एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है। तो इस वीडियो में हम एक सैम्पल पेपर लेके आए हैं। जैसा आपका पेपर आता है बिल्कुल उसी तरह का एक पेपर हम लेके आए हैं और इसी पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम आएगा, जो कि सैटरडे को मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा सैटरडे को, और इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम मंडे को होगा। तो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये एग्ज़ाम। तो ये पेपर अच्छे से देख लो, और एक वीडियो हम लेके आएंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, उसको भी अच्छे से देख लेना। तो अगर आप देखो तो इसमें, क्योंकि आपने इससे पहले भी पेपर दिए होंगे, बाकी पेपर की तरह भी इसमें भी आपका ये 60 नंबर का है और 2.5 घंटे का टोटल। आपके इसमें 15 क्वेश्चंस होते हैं, और 15 क्वेश्चंस में से आपका जो पहला क्वेश्चन है उसके 1 से लेके 12 भाग तक होते हैं, जो कि 1-1 मार्क्स का होता है। तो पहला क्वेश्चन आपका टोटल 12 मार्क्स का होता है। फिर 2 से कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके 2 से लेके 7 तक, ये 6 क्वेश्चंस जो हैं ये आपके 2 मार्क्स के होते हैं। 2 से लेके 7 तक ये भी आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका 8 से लेके 11 तक, 8 से लेके 11 तक जो क्वेश्चंस हैं ये आपके होते हैं 3 मार्क्स के, और ये भी टोटल 4 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के मिला के 12 मार्क्स के होते हैं। और फिर उसके बाद 12 से 15 तक हर क्वेश्चन जो है वो आपका 6 मार्क्स का होता है। तो 6 × 4 24 मार्क्स का ये होता है। तो इस तरह से आपके टोटल 60 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से ये 24 मार्क्स पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। 12 से 15 वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, आसानी से आप कर लोगे, और 1 से 12 वाला भी बहुत आसानी से। तो 36 मार्क्स आप बहुत ईजीली ला सकते हो, जो कि आपको पास होने से बहुत ज़्यादा नंबर लेके आ जाओगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन ए। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम साथ साथ लेके चलेंगे। पहले हिंदी में क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे और फिर इंग्लिश में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो कि आपका सेक्शन ए या खंड क में आएगा, आपको 1 से 12 तक उपभाग हैं, और आपको प्रश्न के अनुसार ऐसे बताना है। जैसे अम्ल लाल लिटमस पेपर को नीला बना सकता है। तो ये क्या है? अम्ल जो है वो लाल लिटमस को नीला बना सकता है, ये क्या है? असत्य है, उल्टा होता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल बनाता है, ये हो जाएगा असत्य। फिर है दूसरा, एक गेंद को पानी पर फेंकना रासायनिक परिवर्तन है। क्या उस गेंद में कोई परिवर्तन आएगा? बिल्कुल नहीं। तो ये भी एक क्या है? असत्य हो जाएगा, ये एक भौतिक परिवर्तन है। फिर है चीनी को पानी में घोलना एक रासायनिक परिवर्तन है? नहीं, क्योंकि आप उसको अलग कर सकते हो। चीनी को, पानी को उबाल दो तो चीनी अलग हो जाएगा, तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद दूरी समय ग्राफ जो है स्थिर गति में एक सीधी रेखा दिखाता है। तो दूरी और समय ग्राफ जब आप निकालते हो तो स्थिर में क्या होता है? ये इस तरह से एक सीधा, स्थिर गति का मतलब है कि आपकी स्पीड जो है। अच्छा, दूरी समय ग्राफ में एक चीज़ ये ध्यान रखना, ये दूरी और समय का ग्राफ जब ऐसा आएगा तो इसका क्या मतलब है कि समय के साथ साथ दूरी नहीं बढ़ रहा है। तो ये जब स्थिर रहेगा तब उसकी है, कि मतलब एक समय के बाद वो बिल्कुल रेस्ट पे है। इस केस में जो गति है वो हो जाएगी 0। वो भी इसी तरह से सीधा आएगा, जो कि एक्स अक्ष के समानांतर होगा। लेकिन आपसे पूछा गया है गति में है वो समान गति में, तो इसका हो जाएगा इस तरीके का ग्राफ। तो ये भी एक सीधा ग्राफ ही आता है, तो बिल्कुल दोनों में सीधा ही आता है, तो ये सत्य हो जाएगा। फिर है 360 किलोमीटर दूरी जिसको 24 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करने में कितने घंटे लगेंगे? तो इसको हम कैसे निकालेंगे? 360 को आप 24 से जब डिवाइड करोगे तो पहले देखो कितने बार में जाता है। 12 × 36 और 12 × 2 = 24। तो इससे कटते हो तो 15। तो कितने घंटे लगेंगे? 15 घंटे, और मिनट ओवरऑल 0 मिनट। फिर जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो इसको हिंदी में हम लिखते हैं तप्त। फिर प्रकाश एक डैश ओर में चलता है। तो प्रकाश एक क्या है? सीधी रेखा में। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। फिर है डैश और डैश पर जंग लगना के लिए आवश्यक है। तो लोहे पर जंग लगने के लिए जल मतलब नमी और वायु या ऑक्सीजन, ये दोनों की आवश्यकता होती है। फिर उस गैस का नाम लिखना है जिसे पौधे भोजन संश्लेषण में उपयोग करते हैं। तो भोजन बनाने में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? तो वो उपयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा आपके एग्ज़ाम में।
फिर है पौधे के उस भाग का नाम लिखें जो खाना बनाने की प्रक्रिया में शामिल है। तो पौधे का कौन सा भाग खाना बनाने की प्रक्रिया में शामिल है? तो जो पौधे की पत्तियां हैं वो खाना बनाने के प्रक्रिया में शामिल है, इसलिए पत्तियों को रसोई घर भी कहा जाता है। फिर है कुछ जीव भोजन और आवास साझा करते हैं, यह संबंध क्या कहलाता है? तो यह संबंध कहलाता है सहजीवी संबंध, जो कि उदाहरण इसका हो जाएगा लाइकेन, जो कि शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध है। इसका हिंदी में इंग्लिश में देख लेते हैं। एसिड कैन टर्न लिटमस रेड लिटमस ब्लू, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। फिर वाटर थ्रोइंग अ बॉल इनटू वाटर इज अ केमिकल चेंज, तो ये फॉल्स हो जाएगा। डिसॉल्विंग शुगर इन केमिकल चेंज, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो अ कांस्टेंट मोशन, तो ये ट्रू हो जाएगा आपका। उसके बाद इट विल टेक 15 आवर्स और द वायर गेट्स हीटेड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर है तो वाटर एंड एयर आर एसेंशियल फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। नेम द गैस विच इज यूज्ड बाय प्लांट टू सिंथेसाइज फोर्स, तो कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस रिलीज होती है? तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट टेक्स पार्ट इन फोटोसिंथेसिस, तो इसका हो जाएगा आपका लीव्स। और लीव्स यानी जिसमें पत्तियां, और इन्हीं को हम पावर हाउस या किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है। फिर है शेयरिंग ऑफ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन इन सम ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, तो इट इज़ नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या जिसे सहजीवी संबंध भी कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फिर 11वां क्वेश्चन है लार्ज स्टार्च को किस पदार्थ में बदलता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लार्ज जो है वो स्टार्च को किस पदार्थ में बदलता है? ये स्टार्च को शर्करा या शुगर में परिवर्तित कर देता है। और लार हम कहाँ पे मिलता है? तो लार जो है हमारे जो मुख गुहा है, हमारे जो मुंह है, उसके अंदर एक लार ग्रंथि से निकलता है, और उस लार ग्रंथि में जो एंजाइम होता है वो एंजाइम कौन सा होता है? एमिलेज एंजाइम। और यही एमिलेज एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट है उसको शर्करा में परिवर्तित कर देता है। फिर है गोलाकार दर्पण के दो प्रकारों के नाम लिखने। तो दो प्रकार के गोलाकार दर्पण है, एक है आपका अवतल दर्पण, एक है उत्तल दर्पण। तो ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा दो प्रकार के गोलाकार दर्पण। और वाहनों में पीछे देखने के लिए वो किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं उत्तल दर्पण का, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण का इस्तेमाल हम करते हैं जो शेविंग मिरर है, ये दाढ़ी बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसका अच्छे से ध्यान रख लेना। फिर अगला क्वेश्चन है यदि एक कार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है तो 150 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा? तो समय आपको पता है, चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटा समय। बस ये फॉर्मूला अच्छे से रट लो, एक क्वेश्चन इस पे ज़रूर आएगा। आपको क्या निकालना है? आपको समय निकालना है। तो समय हो जाएगा आपका दूरी बटा चाल। तो दूरी दिया हुआ है कितना? 150 किलोमीटर, और जो चाल है वो है 120 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसको जब घटाएंगे तो इतने घंटे लगेंगे। जब इसको वो करेंगे, देखो 5 से 3 से करोगे तो 3 × 5 और 3/4, तो 5/4 घंटे। तो 5/4 घंटे को अगर आप करोगे तो 1 घंटा, और फिर 1/4 को आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 15। तो इसका मतलब हो जाएगा 1 घंटा और 15 मिनट। फिर सोहन एक दिन में 15 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, तो उसने उस दिन में कितने मीटर की यात्रा तय की? तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। किलो का मतलब होता है 1000, तो 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, और 15 किलोमीटर का मतलब कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर का मतलब हो जाएगा 15,000 मीटर।
फिर अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 12 मिनट में 90 किलोमीटर चलती है तो इसकी गति की गणना करनी है। फिर वही वाला फॉर्मूला है आपका, गति है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी है आपका 90। और अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, इसको हम ट्रेन की जब भी गति निकालते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालते हैं। तो 12 यहाँ मिनट दिया हुआ है, तो घंटे में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 60 से गुना कर देंगे। तो ऊपर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 12 × 5 और ओवरऑल आ जाएगा 90 × 5 450 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी गति आ जाएगी। फिर है इलेक्ट्रिक फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो विद्युत धारा के तापन, या जिसे हम ऊष्मीय प्रभाव आप कह सकते हो, तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है, क्योंकि जब बहुत अधिक ऊष्मा आती है तो फ्यूज़ का तार जो है वो पिघल जाता है और हमारा परिपथ टूट जाता है, जिससे करंट नहीं लगता और करंट सर्किट्स में नहीं आता है और हमारे जो अप्लायंसेस है वो ख़राब नहीं होते। फिर है आर्द्र क्षेत्रों में जंग शीघ्रता से क्यों लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वायु की उपस्थिति होने के कारण जंग लग जाता है, क्योंकि जंग लगने के लिए नमी की और वायु की ज़रूरत है। और अगर आर्द्र क्षेत्र है तो वहाँ पर वायु तो हर जगह है और आर्द्र क्षेत्र में नमी भी उसे मिल जाता है, तो इसलिए जंग आसानी से लग जाता है। फिर है यशद लेपन क्या है, तो किसी भी धातु के ऊपर जिंक धातु, जिंक या जिसे हम जस्ता भी कहते हैं, जिंक या जस्ता की परत चढ़ाने को हम कहते हैं यशद लेपन। और ये किस प्रकार लाभकारी होता है, तो ये जंग नहीं लगने देता लोहे के उस पर। फिर है यदि हम, ये छठा क्वेश्चन है आपका, यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड को चूने वाले पानी में प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को चूने वाले पानी में प्रवाहित करते हैं तो ये दूधिया हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है, ये दूधिया हो जाता है। फिर है सिरका में बेकिंग सोडा मिलाने पे क्या होगा। तो सिरका में बेकिंग सोडा मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है और ये एक प्रकार का कैसा रिएक्शन है, ये एक प्रकार का आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। फिर सलाइवा चेंज स्टार्च इनटू विच सब्सटेंस, तो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में। 2 स्फेरिकल मिरर्स का अगर एग्जांपल देना हो, एक होता है आपका कॉनकेव, एक होता है आपका कॉन्वेक्स। फिर रेयर व्यू में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो रेयर व्यू में करते हैं कॉन्वेक्स का, और शेविंग मिरर में किसका करते हैं, कॉनकेव का, ये ध्यान रखना। ये हमने कर ही लिया। जो आपका स्पीड होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, S=D/T। यहाँ डिस्टेंस है 150 और स्पीड है आपकी 120। तो अगर हम करेंगे तो देखो इससे कट गया, 5 4 3 से करेंगे तो 3 5 जा, तो 5/4 आवर आ गया। तो इसको आप करो तो 1 × 1 1 + 1/4 आवर, तो 1/4 आवर को मिनट में किया तो आपने 15 मिनट्स आ गया। तो 1 आवर और 15 मिनट्स इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अपॉन में दिया है 15 किलोमीटर, अगर 1 डे में ट्रैवल किया तो कितने मीटर ट्रैवल किया, तो 15 किलोमीटर में हो जाता है आपका 15,000 मीटर, अभी हमने कर ही लिया। फिर ये भी हमने अभी कर लिया, स्पीड ऑफ कार निकालनी है कि अगर स्पीड जो है 90 किलोमीटर 12 मिनट में है तो स्पीड ऑफ कार आप कैसे निकालोगे। 1 मिनट में अगर ये 12 मिनट में आपकी 90 किलोमीटर है, 1 मिनट में अगर आप देखो तो 90/12, और 60 मिनट में देखो तो 90/12 × 60, तो ये 450 किलोमीटर पर आवर इसका आ जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक फ्यूल इज़ बेस्ड ऑन विच इफेक्ट, तो इट इज़ बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट of electric current. Why rusting is rapid in moist area? Due to presence of oxygen and moisture. Galvanization, the process of depositing a layer of zinc on iron objects or any metal is called galvanization. How it is useful, तो कैसे ही beneficial है, because it helps to increase the life of iron objects, and also iron object does not corrode easily or rusting does not happen easily when we apply a layer of zinc on it. ओके, तो इस तरह से इसका बेनिफिशियल लिख सकते हो। फिर ये हमने कर ही दिया कि when will we pass carbon dioxide through lime water, it will turns milky, तो कैसा हो जाएगा, it turns milky। फिर when baking soda is added to vinegar, carbon dioxide gas is released and it is a neutralization reaction।
फिर 7वां है दंत चिकित्सक द्वारा रोगी की जांच के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये हमने पढ़ ही लिया, किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, अवतल दर्पण का। क्यों? क्योंकि सीधा और बड़ा प्रतिबिंब ये बनाता है। तो सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, और सीधा और छोटा बनाने के लिए हमेशा उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है, क्या हम फ्यूज़ के लिए समान विद्युत तार का उपयोग कर सकते हैं? तो बिल्कुल, समान विद्युत तार का उपयोग करने से फ्यूज़ हमारा सही से काम नहीं करेगा। उसके लिए हमें ऐसे तार का इस्तेमाल करना चाहिए जिसका गलनांक कम हो, ताकि अधिक ऊर्जा या इलेक्ट्रिसिटी आने पर वो गल जाए। अगर हम सामान्य तार का इस्तेमाल करेंगे तो वो गलेगा नहीं और सर्किट ब्रेक नहीं होगा और हमारे जो उपकरण है वो ख़राब हो जाएंगे। फिर लघु पथन और अति भारण में व्याख्या करना है। तो आपको पता है दो आपके तार होते हैं, एक होता है पॉजिटिव तार, एक होता है नेगेटिव वायर। तो जो तार के दो हिस्से हैं, जब ये दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो इसको कहा जाता है शॉर्ट सर्किट या लघु पथन। ठीक है, इसको कहा जाता है शॉर्ट सर्किट या लघु पथन। और अति भारण में क्या होता है, जब एक ही सॉकेट में आप एक से ज़्यादा अप्लाइंसेस लगा दो। जैसे मान लो एक बोर्ड में आपने पंखा भी चला दिया, मोटर भी चला दिया, गीज़र भी चला दिया, तो जितनी सप्लाई होनी चाहिए वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगी। तो उसको हम कहते हैं ओवरलोडिंग। क्या कहते हैं हम उसे? ओवरलोडिंग या अति भारण। तो अति भारण में एक साथ बहुत अधिक उपकरण चलाने के कारण ऊष्मीय प्रभाव जनरेट होता है, जिसके कारण वहाँ आग लगने का खतरा हो जाता है। और लघु पथन में जब पॉजिटिव और नेगेटिव तार, लाइव वायर और नेगेटिव वायर, उदासीन तार आपस में टकराते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं किसी कारण से, तो होता है लघु पथन या शॉर्ट सर्किट। फिर है पित्त रस कहाँ बनता है? तो पित्त रस बनता है आपका पित्ताशय में। और ये कहाँ पर होता है? तो ये यकृत के अंदर होता है। और ये किसको पचाने में मदद करता है? तो ये वसा को पचाने में मदद करता है। पाचन का क्या अभिप्राय है? तो खाद्य सामग्रियों का उपयोग पाचन करके, पाचन का मतलब खाद्य सामग्रियों को सरल पदार्थों में तोड़ना, जटिल से सरल पदार्थों में विभाजित करना कहलाता है पाचन। फिर दीर्घ रोम क्या है? तो हमारे जो छोटी आंत है, क्षुद्रांत, उसमें उंगली नुमा आकृति होती है दीर्घ रोम। और इनका जो है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये छोटी आंत में। और इनका कार्य क्या होता है कि जो खाना पाचन हो गया है उसका अवशोषण करने के लिए यह सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण देना है। तो कोई सा भी आप देख सकते हो, कोई भी अम्ल, जैसे आपने लिखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसमें अगर आप कॉस्टिक सोडा NaOH मिलाते हो तो आपका बन जाता है लवण और जल। तो ये आपका बन जाएगा NaCl, जो कि नमक का फॉर्मूला होता है, और जल H2O। ये एक प्रकार का उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। फिर अब भौतिक और रासायनिक में परिवर्तन की परिभाषा। तो भौतिक रसायन जिसमें भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन आए, जैसे कोई ठोस से द्रव, द्रव से ठोस में, या उसमें कोई नया पदार्थ ना बने। रासायनिक परिवर्तन में सबसे मेन बात क्या है कि उसमें कोई नया पदार्थ बनता है। फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है ये। तो ये है आपका बेकिंग सोडा का नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको लिखते हैं हम इस तरीके से NaHCO3। ठीक है। फिर अब ये हमने सारे कर लिए। अब हमारा है खंड ग, जो कि 12वां क्वेश्चन है। और अब जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 6 नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो मल्टीपल चॉइस अगर आएंगे तो 2 नंबर वाले मल्टीपल चॉइस आएंगे। ये हमने इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज्ड बाय डेंटिस्ट? तो इट इज़ यूज्ड व्हेन डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर। व्हाई? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस लार्ज एंड मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट इमेज। फिर कैन वी यूज़ नॉर्मल इलेक्ट्रिक वायर फॉर फ्यूज़? तो नो, ये हमें समझा ही दिया। शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग क्या होता है ये भी आपको बता दिया। बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो ये होता है आपका गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर कहाँ होता है आपका? तो गॉल ब्लैडर होता है आपके लिवर में। और उसके बाद कौन से कंपोनेंट ऑफ फूड को ये हेल्प करता है? तो ये फैट का इमल्सीकरण करता है, वसा का इमल्सीकरण करता है। डाइजेशन होता है जो ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इनटू शुगर इनटू स्मॉलर कंपाउंड्स इज नोन एज डाइजेशन। फिर विलाई क्या होते हैं? तो स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस
आर कॉल्ड विलाई। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या फंक्शन करते हैं? तो इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। फिर न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल हमने कर ही लिया। फिजिकल केमिकल चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड एंड देयर इज चेंज इन ओनली physical component. Chemical change in which there is new substance formed and the change in chemical part या chemical component of the compound. Write the common name of sodium hydrogen carbonate. तो इसका common name है आपका बेकिंग सोडा। ये आप ध्यान रखना, बेकिंग सोडा ये इसका कॉमन नेम है। अब सेक्शन सी अगर हम देखें, इसमें पहले आपको दिया हुआ प्लांट जिनके कि ग्रीन और टेंडर स्टेम्स हैं उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं, और वो छोटे होते हैं, ब्रांचेस हो सकती है, और कुछ अदर प्लांट्स बेस ऑफ स्टेम में आ सकती हैं। अब कहा गया है, इसको हिंदी में भी एक बार देख लो, आपका इस तरह का आता है, इसी में से क्वेश्चन आता है, जैसे पढ़ोगे आप तो इसमें कहा गया हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें शाखाएं नहीं होती। कुछ अन्य पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। अब अगर इसका देखें, इसमें पूछा गया है जिन पौधों में शाखाएँ तने के आधार के समीप से निकलती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है झाड़ी। ठीक है। फिर पौधे जो सीधे नहीं खड़े हो सकते और ज़मीन पर फैल सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो सीधे नहीं खड़े हो सकते, ज़मीन पर फैलते हैं, उन्हें हम कहते हैं विसर्पी लताएं। आरोही लताएं क्या होती है? जो सीधे नहीं खड़े हो सकते लेकिन ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, उन्हें हम कहते हैं आरोही लताएं। और झाड़ी तो अभी हमने कहा जिनके आधार से निकलता है, ज़मीन के पास उनका आधार होता है। शाक जिनके जो बहुत हरे कलर के तने होते हैं, कोमल तने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं शाक। फिर पौधे जो सहारा लेकर ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा आरोही लता। 13वां आपको मिलान करना है। ये अलग अलग चीज़ें दिए हुए हैं, जैसे गर्तिका, छोटी आंत, अमाशय रस, ORS, ग्रसिका और बड़ी आंत। तो आपको पता है, जो सबसे पहले पता है वो आसानी से कर लो। तो छोटी आंत में किसका होता है? भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो ये इसका हो गया। फिर अमाशय के रस में क्या क्या होता है? तो अमाशय के रस में प्रोटीन के पाचन के लिए सामग्रियां होती हैं। ORS का फुल फॉर्म, ORS में क्या क्या होता है? नमक, चीनी और पानी, तो ये जल, नमक, चीनी। ग्रसिका, तो ग्रसिका जो है उसमें क्या होता है? आपका भोजन की गति। फिर बड़ी आंत, तो बड़ी आंत में होता है आपका जल और लवणों का अवशोषण, और गर्तिका का हो गया आपका दांत। तो इस तरह से ये सारे हो गए, और ये पूरा अगर आप सही कर लेते हो तो 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, बहुत इजी है। फिर ये भी हमने कर ही लिया, जिनको आधार के समीप से निकलते हैं उन्हें हम कहते हैं झाड़ी। जो सीधे नहीं खड़े हो सकते उन्हें हम कहते हैं विसर्पी लता। इसका हो गया जाएगा आरोही लता। मिलान अभी हमने कर ही लिया सारा। फिर प्लांट विच डेवलप्स नियर द बेस ऑफ स्टेम्स आर कॉल्ड श्रब्स। प्लांट विथ वीक स्टेम एंड दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर नोन एज क्रीपर्स। प्लांट दैट टेक सपोर्ट एंड ग्रो अपवर्ड्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। जो ऊपर जा सकते हैं, मतलब क्लाइंब, चढ़ सकते हैं, तो क्लाइंबर। इसका इंग्लिश में देखो तो सॉकेट का हो जाएगा टूथ, स्मॉल इंटेस्टाइन का हो जाएगा आपका साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, गैस्ट्रिक जूस का हो जाएगा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ORS का हो जाएगा वाटर सॉल्ट शुगर, इसोफेगस हो जाएगा पेरिस्टाल्टिक में, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। फिर इसमें अब अथवा में भी दिया हुआ है आपके 2 मैच द फॉलोइंग थे, दोनों में से कोई एक करना था। अब यहाँ पे आपको अलग अलग रूमेन, अमीबा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, मधुमक्खी, पित्त की थैली। अब इसमें अगर आप सबसे देखो, जो मधुमक्खी है वो क्या चूसती है? वो मकरंद चूसती है, इसका ये आ जाएगा। पित्त की थैली में किसका संग्रहण होता है? पित्त रस का संग्रहण होता है। अमीबा में क्या होता है? तो अमीबा में होता है पादाब। फिर श्लेष्मा जो है वो क्या करती है? अमाशय की आंतरिक सुरक्षा करती है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मारता है। तो रूमेन जो है वो हो गई गाय। तो इस तरीके से हमने 6 कर लिए इसके। फिर अब है क्वेश्चन नंबर 14 कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें पदार्थ सूचक कहते हैं। सूचक को अम्लीय और क्षारीय पदार्थों विलय में जाता है तो उनका रंग बदलता है। इनमें से कौन सा सूचक नहीं है? हल्दी है। हल्दी जो है वो क्षार के साथ कैसा रंग देता है? लाल रंग देता है। फिर है लिटमस भी है, जो कि अम्ल के साथ लाल और क्षार के साथ नीला रंग देता है। गुड़हल भी है। आंवला नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंवला। फिर ये हमने कर ही लिया। रूमेन का हो जाएगा काव।
अमीबा का हो जाएगा आपका सूडोपोडिया, हाइड्रोक्लोरिक का हो जाएगा किल्स बैक्टीरिया, म्यूकस का हो जाएगा आपका प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, हनी बी का हो जाएगा आपका नेक्टर, और गॉल ब्लैडर का हो जाएगा स्टोर्स बाइल जूस। फिर विच इज़ नॉट एन इंडिकेटर, तो आंवला इज़ नॉट एन इंडिकेटर। फिर कौन इनमें से भिन्न है, दही, चूने का पानी, आंवला या ऑक्जेलिक अम्ल। तो दही के अंदर अम्ल होता है, आपको पता है लैक्टिक अम्ल होता है, तो ये आपका अम्ल हो गया। मैं लिख देता हूँ, बहुत बार इससे भी पूछ लिया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल, चूने के पानी, आंवला जो है ये भी खट्टा होता है, इसमें भी अम्ल होता है, ऑक्जेलिक भी अम्ल है, लेकिन चूने का पानी में क्या होता है, क्षार होता है, ठीक है, तो इसलिए क्षारक होता है, तो ये अलग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूने का पानी। फिर है फिनोफ्थेलिन, क्षारीय माध्यम में कैसा देता है, तो ये गुलाबी रंग दे देता है, ये ध्यान रखना। अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है, लेकिन क्षारीय माध्यम में ये गुलाबी रंग देता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि हम सब घर पर दर्पण उपयोग करते हैं, चेहरा देखते हैं, और चेहरे का परावर्तन है, सामने रखी वस्तु का परावर्तन, कभी झील, तालाब में पानी छोड़ा, इमारतों का वस्तु परावर्तन देखते हैं। अब है जो वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती, उन्हें क्या कहा जाता है, तो वो कहलाती हैं अपारदर्शी। फिर है दृश्य प्रकाश के कितने रंग होते हैं, तो टोटल जो प्रकाश है सफ़ेद प्रकाश, वो कितने रंग से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से। तीसरा है आपको, अच्छा ये इंग्लिश में ऑड वन आउट, तो इसका हो जाएगा आपका लाइम वाटर। फिनोफ्थेलिन जो है वो पिंक हो जाता है बेसिक मीडियम में। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट लाइट टू अलाउ पास थ्रू दम आर नोन एज ओपेक। फिर है हाउ मेनी कलर्स आर प्रेजेंट इन द विजिबल लाइट, तो 7 कलर्स, और उनको विवग्योर कहा जाता है। इनमें से कौन सा है ल्यूमिनस है, जिसका अपना प्रकाश है, तो वो हो जाएगा आपका सूर्य, और ये ल्यूमिनस जो है अपना प्रकाश वो है सूर्य। तो इस तरीके से ये सारा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर इसी तरह का आपका आएगा, ये हमने कर लिया, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इसी तरह के क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर से आएंगे। कुछ जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके 6th क्लास के बुक से भी आएगा, ये ध्यान रखना। 6th क्लास से जो आपका लिविंग वर्ल्ड है उससे, और प्लांट्स से रिलेटेड, लिविंग वर्ल्ड और प्लांट से जो रिलेटेड है, उनमें से एक ना एक चैप्टर से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ये ध्यान रखना। और वो अच्छे से वो भी रिवीजन कर लेना, नहीं तो कोशिश करेंगे हम वो भी रिवाइज़ करवा दें, आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे। तो इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लो, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कल आ जाएगी, और उसको अच्छे से भी रिवाइज़ कर लेना, उसी में से आपका पूरा पेपर बनेगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।